नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्रखर जीएस के इस वीडियो सेशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पिछले 15 जून से 21 जून तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स एमसीक्यू की चर्चा करेंगे। आशा है ये सभी करंट अफेयर्स एमसीक्यू आपके आने वाले परीक्षाओं के लिए लाभकारी साबित होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन प्रॉपर रूप से मिलता रहे। शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर किस शहर को 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में राष्ट्रीय मेजबान शहर के रूप में चुना गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम को 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए राष्ट्रीय मेजबान शहर के रूप में चुना गया है। जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात हो रही है तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रत्येक साल 21 जून को मनाया जाता है। प्रत्येक साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 11वां जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आयोजन हुआ वह आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम शहर में उसका आयोजन किया गया, अर्थात विशाखापट्टनम ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मेजबानी किया। यह 11वां संस्करण आयोजन हुआ था। इसके लिए जो राष्ट्रीय थीम था, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की घोषणा वर्ष 2014 में की गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इस घोषणा के बाद से वर्ष 2015 में आयोजित हुआ था और यह हर साल 21 जून को मनाया जाता है। 21 जून जो कि ग्रीष्म संक्रांति का दिन होता है। ग्रीष्म संक्रांति अर्थात उत्तरी गोलार्ध में 21 जून का जो दिन होता है, इस दिन सबसे बड़ा होता है। तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने साइप्रस की यात्रा की है। साइप्रस किस महासागर में स्थित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, भूमध्य सागर में स्थित है साइप्रस। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने साइप्रस की यात्रा की है। साइप्रस जो है यह भूमध्य सागर में स्थित है। लेवेंटाइन बेसिन में स्थित, भूमध्य सागर के लेवेंटाइन बेसिन में स्थित है साइप्रस। सार्डिनिया और सिसिली के बाद से यह भूमध्य सागर का तीसरा सबसे बड़ा द्वीपीय देश है साइप्रस। यूनाइटेड किंगडम की विदेशी खुफिया एजेंसी MI6 की पहली महिला प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, ब्लेज मेट्रेवेली को MI6 की पहली महिला प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। MI6 क्या है? तो यूनाइटेड किंगडम की विदेशी खुफिया एजेंसी है MI6, जिसके प्रमुख के रूप में ब्लेज मेट्रेवेली को नियुक्त किया गया है। 1909 में यह स्थापित हुआ था यूनाइटेड किंगडम का विदेशी खुफिया एजेंसी, जिसे MI6 के नाम से जाना जाता है। MI6 की पहली महिला प्रमुख बनी है ब्लेज मेट्रेवेली। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो कि किम स्टारमर हैं, कनाडा में हाल ही में आयोजित हुआ था G7 शिखर सम्मेलन। तो कनाडा में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान किम स्टारमर जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने ब्लेज मेट्रेवेली की नियुक्ति की घोषणा की है MI6 के प्रमुख के रूप में। MI6 के 116 वर्षों के इतिहास में आज तक यह पहली बार हुआ है कि कोई महिला MI6 की प्रमुख बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त हुआ है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइप्रस की यात्रा पर G7 शिखर सम्मेलन में शामिल विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल होने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा गए थे। तो कनाडा जाने के पहले वे साइप्रस की यात्रा पर थे। तो साइप्रस की यात्रा पर उन्हें साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राप्त हुआ है। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडेलिडेस जो कि साइप्रस के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ माकारियोस थर्ड से सम्मानित किया है। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ माकारियोस थर्ड यह साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। साइप्रस के जो पहले राष्ट्रपति थे आर्क बिशप माकारियोस थर्ड के नाम पर इस सम्मान का नाम रखा गया है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ माकारियोस थर्ड। यह साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना की किस महिला अधिकारी को भारत के राष्ट्रपति का ADC नियुक्त किया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, यशस्वी सोलंकी को। हाल ही में यशस्वी सोलंकी को भारत के राष्ट्रपति का ADC नियुक्त किया गया है। यह पहली ऐसी महिला है जो भारत के राष्ट्रपति की ADC नियुक्त हुई हैं। कौन? यशस्वी सोलंकी। भारतीय नौसेना की महिला अधिकारी हैं यशस्वी सोलंकी, जिन्हें भारत के राष्ट्रपति का ADC नियुक्त किया गया है।
एडीसी का काम जो होता है, सेना से जुड़े कामों में राष्ट्रपति का सहयोग करना एडीसी का काम होता है। तो यशस्वी सोलंकी जो कि हरियाणा से संबंधित है, हरियाणा के चरखी दादरी जिले की रहने वाली हैं यशस्वी सोलंकी, भारत के राष्ट्रपति की पहली महिला एडीसी नियुक्त हुई हैं। एक नाम है मनीषा पागी। मनीषा पागी हाल ही में मिजोरम के राज्यपाल के रूप में भारत की पहली महिला एडीसी नियुक्त हुई थी। अर्थात किसी भी राज्य के राज्यपाल की एडीसी नियुक्त होने वाली पहली महिला बनी थी मनीषा पागी। और लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी राष्ट्रपति की एडीसी नियुक्त होने वाली पहली महिला बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने प्रशांत महासागर के किस द्वीपीय देश में 4 साल बाद अपना राजदूत नियुक्त किया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, उत्तर कोरिया में। भारत ने उत्तर कोरिया में 4 साल के बाद से अपना राजदूत नियुक्त किया है। उत्तर कोरिया जो है वह प्रशांत महासागर में स्थित एक देश है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया एक द्वीपीय देश है। कोरिया गणराज्य में उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया एक द्वीपीय देश है। तो भारत ने एलियावती लुंगकुमर को उत्तर कोरिया में अपना राजदूत नियुक्त किया है और यह नियुक्ति 4 वर्षों के बाद हुई है। उत्तर कोरिया की राजधानी का नाम है प्योंगयांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली शुरू की है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, बिहार। बिहार में नगर निकाय चुनाव में मोबाइल ई वोटिंग प्रणाली की शुरुआत की गई है। बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली की शुरुआत की है बिहार में। ऐसा मोबाइल आधारित ई वोटिंग शुरुआत करने वाला बिहार भारत का पहला राज्य बन गया है। यह प्रणाली 28 जून को जो नगर निकाय चुनाव आयोजित किए जा रहे हैं बिहार में, उसमें सबसे पहली बार ये मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली की शुरुआत की जाएगी। इसे सीडैक ने विकसित किया है। सीडैक सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग ने इसे विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 संबंधित है। यह ईरान इजराइल संघर्ष से संबंधित है। ईरान इजराइल संघर्ष के दौरान ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस संबंधित है। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस, ये ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस ईरान ने चलाया था। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस ईरान ने चलाया था। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 इजराइल द्वारा ईरानी परमाणु केंद्रों और उच्च सैन्य ठिकानों पर हमला करने के बाद से ईरान के द्वारा जवाबी कार्रवाई की गई थी ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के द्वारा। यह इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, अर्थात ईरान का यह राष्ट्रीय सेना का नाम है इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, इसने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया है? तो वर्ष 2026 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया है। वर्ष 2026 को घोषित किया गया है अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष। यह घोषित किया गया है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, जिसका उद्देश्य है महिलाओं की कृषि में भागीदारी और चुनौतियों को वैश्विक मंच पर स्थापित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की पहली महासभा कहाँ आयोजित हुई थी? भारत के सहयोग से हाल ही में कुछ वर्ष पहले इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की घोषणा हुई थी। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का गठन किया गया था, जिसका पहला महासभा का बैठक नई दिल्ली में आयोजित किया गया है इस वर्ष, अर्थात वर्ष 2025 में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की पहली महासभा का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। जब बिग कैट की बात होती है, अर्थात बिल्ली की बड़ी प्रजातियों की बात होती है, तो इसमें 7 बिल्ली प्रजाति की 7 पशु शामिल हैं, जिनमें बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा शामिल हैं। जब टाइगर प्रोजेक्ट बिग कैट की जब बात हो रही है, तो बिग कैट में टाइगर भी शामिल है। तो टाइगर प्रोजेक्ट भारत में शुरू हुआ था 1973 में। तो 1973 में जो टाइगर प्रोजेक्ट भारत में शुरू किया गया था, उसके 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की घोषणा की गई थी। भूपेंद्र यादव, जो कि भारतीय केंद्रीय मंत्री हैं, भूपेंद्र यादव को सर्वसम्मति से इस इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस ऑपरेशन के तहत भारत ने अपने नागरिकों को संघर्षरत ईरान से सुरक्षित वापस निकाल लिया है? तो सही उत्तर ऑपरेशन सिंधु के तहत भारत ने ऑपरेशन सिंधु चलाया है। ईरान इजराइल संघर्ष के दौरान भारत ने ऑपरेशन सिंधु चलाया है और ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों को भारत वापस बुलाया है ऑपरेशन सिंधु के तहत। अन्य ऑपरेशनों में ऑपरेशन गंगा, यूक्रेन में फंसे भारत के नागरिकों को ऑपरेशन गंगा के तहत भारत वापस बुलाया गया था।
सूडान संकट के समय ऑपरेशन कावेरी के तहत भारतीय नागरिकों को बचाया गया था और कोविड-19 महामारी के दौरान ऑपरेशन वंदे भारत मिशन चलाया गया था, जिसके अंतर्गत संपूर्ण विश्व से भारतीय नागरिकों को भारत वापस बुलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने 51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 आयोजित किया है? तो वर्ष 2025 में जो G7 शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है वह 51वां G7 शिखर सम्मेलन तक कनाडा में आयोजित हुआ है। कहाँ आयोजित हुआ है? तो कनाडा में आयोजित हुआ है। कनाडा में 51वां G7 शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है, कनाडा के अल्बर्टा प्रांत में। इसके G7 के जो सदस्य देश हैं उसमें शामिल हैं कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त अरब अमीरात अर्थात यूएसए। तो G7 में इन 7 देशों के प्रमुख नेताओं, इन 7 देशों के राष्ट्र प्रमुखों ने इसमें भाग लिया। तो कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी इसमें शामिल हुए, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, इटली के प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी, जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा, यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और यूएसए के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसमें शामिल हुए। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है प्रवेश यादव को। प्रवेश यादव को हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। किसे? प्रवेश यादव को। प्रवेश यादव की एक कविता है फिर युगना कविता के लिए प्रवेश यादव को हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। मैथिली भाषा के लिए नेहा मैनी झा को बनारस आहम कविता के लिए नेहा मैनी झा को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार मिला है। जबकि संस्कृत भाषा के लिए धीरेशना कुमार पांडे को और अंग्रेजी के लिए अद्वैत कोलारकर को, इनका जो रचना है उपन्यास है सिद्धार्थ द वाइज हु बिकम द बुद्धा, इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है 71वां। हाल ही में एनर्जी ट्रांजिशन रैंकिंग ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जारी किया गया। जारीकर्ता कौन है? विश्व आर्थिक मंच। जारीकर्ता कौन है? विश्व आर्थिक मंच। तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी 118 देशों की रैंकिंग में भारत को 71वां स्थान प्राप्त हुआ है। एनर्जी ट्रांजिट रैंकिंग जो पिछले वर्ष भारत अर्थात वर्ष 2024 में भारत 63वें स्थान पर था, 8 स्थान नीचे गिरा है और 71वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। प्रथम 3 स्थान जो प्राप्त हुए हैं, स्वीडन को पहला स्थान, फिनलैंड को दूसरा स्थान और डेनमार्क को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। जबकि कांगो 118वां स्थान अर्थात अंतिम स्थान कांगो को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किसने पेरिस डायमंड लीग 2025 जीत लिया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी नीरज चोपड़ा ने। नीरज चोपड़ा जो कि गोल्डन बॉय के नाम से जाने जाते हैं भारत में, ये भारत में ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने वाले व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में दूसरे व्यक्ति हैं। पहले व्यक्ति थे अभिनव बिंद्रा और शूटिंग में उन्होंने प्राप्त किया था। नीरज चोपड़ा जो कि भाला फेंक खिलाड़ी हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया था ओलंपिक में। तो नीरज चोपड़ा ने पेरिस डायमंड लीग 2025 जीत लिया है। पेरिस डायमंड लीग 2025 में इन्होंने 88.16 मीटर का भाला फेंक कर यह स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2028 में आयोजित होने वाले चौथे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन का सह मेजबान कौन सा 2 देश होगा? तो चौथा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन कब आयोजित होगा? वर्ष 2028 में आयोजित होगा। चौथा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन कब आयोजित होगा? वर्ष 2028 में आयोजित होगा और इसका सह मेजबानी करेगा दक्षिण कोरिया और चिली। दक्षिण कोरिया और चिली मिलकर इसका सह मेजबानी करेंगे। हाल ही में 2025 में अर्थात इस वर्ष तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें 170 से अधिक देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए। वर्ष 2025 में संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन का जो सह मेजबानी था, अर्थात इस वर्ष फ्रांस और कोस्टा रिका के द्वारा इसका सह मेजबानी किया गया। यह कौन सा सम्मेलन था? तो तीसरा सम्मेलन था।
तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन था जिसका मेजबानी फ्रांस और कोस्टा रिका ने किया था, जबकि चौथा सम्मेलन जो कि 2028 में आयोजित होगा यह चिली इसका आयोजन करेगा और दक्षिण कोरिया करेगा। संयुक्त रूप से चिली और दक्षिण कोरिया इसका मेजबानी करेगा। वर्ष 2025 में जो आयोजन हुआ था उसका शीर्षक था हमारा महासागर हमारा भविष्य, तत्काल कार्रवाई के लिए एकजुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने वर्ष 2025 में जल संरक्षण के लिए जल गंगा संवर्धन अभियान शुरू किया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर है मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश ने वर्ष 2025 में जल संरक्षण के लिए जल गंगा संवर्धन अभियान शुरू किया है। इसके तहत नर्मदा नदी की एक सहायक नदी है जिसे घोड़ा पछाड़ कहा जाता है। नर्मदा नदी की सहायक नदी कौन है? घोड़ा पछाड़। तो नर्मदा नदी की सहायक नदी घोड़ा पछाड़ को नागरिक सहयोग से खांडवा जिले में पुनर्जीवित किया जा रहा है इस अभियान के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लायन के जवाब में ईरान द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन का नाम है। तो क्या नाम है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 इजराइल के द्वारा ऑपरेशन राइजिंग लायन चलाया गया। ईरान संघर्ष में इजराइल के द्वारा जो ईरान पर हमला किया गया था राइजिंग लायन के नाम से, ऑपरेशन के नाम से हमला किया गया था। इसके जवाब में ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सरकारी विभाग ने शहरी भूमि सर्वेक्षण के लिए नक्शा कार्यक्रम शुरू किया है? तो नक्शा कार्यक्रम शुरू किया है भूमि संसाधन विभाग ने। नक्शा कार्यक्रम शुरू किया है भूमि संसाधन विभाग ने। नक्शा डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत एक सर्वेक्षण पहल है। इसके तहत भूमि संसाधन विभाग के नेतृत्व में इस कार्यक्रम का उद्देश्य है बेहतर दस्तावेजीकरण अर्थात डॉक्यूमेंटेशन और विवाद में कमी के लिए शहरी क्षेत्रों में भूमि अभिलेखों को अद्यतन करना अर्थात अपडेट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने स्कूली शिक्षा का आकलन करने के लिए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 रिपोर्ट जारी की है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी शिक्षा मंत्रालय ने। शिक्षा मंत्रालय ने स्कूली शिक्षा का आकलन करने के लिए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 रिपोर्ट जारी की है। यह वर्ष 2022-23 और 23-24 की परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 रिपोर्ट जारी की गई है। इसके अंतर्गत चंडीगढ़ को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है जबकि मेघालय को सबसे निचला स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के बैंक के साथ एनपीसीआई ने यूपीआई सेवा शुरू करने के लिए समझौता किया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी साइप्रस के साथ। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री की साइप्रस यात्रा हुई थी। साइप्रस भूमध्य सागर में स्थित एक द्वीपीय देश है जहां एनपीसीआई और साइप्रस का जो बैंक है यूरो बैंक, साइप्रस का एक बैंक है यूरो बैंक, तो एनपीसीआई और यूरो बैंक में यूपीआई शुरू करने के लिए, साइप्रस में यूपीआई शुरू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटा ने भारत में एक नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है और मेटा ने भारत में जो नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है अरुण श्रीनिवास के नाम से। अरुण श्रीनिवास मेटा के नए प्रबंध निदेशक बने हैं भारत में। मेटा फेसबुक की भारत में फेसबुक की पेरेंट कंपनी है। मेटा ने अरुण श्रीवास्तव को भारत में नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। यह संध्या देवनाथ का स्थान लेंगे और उन्हें ही रिपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस वरिष्ठ ब्यूरोक्रेट्स ने भारत के G20 शेरपा पद से इस्तीफा दे दिया है? तो अमिताभ कांत। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी अमिताभ कांत। अमिताभ कांत अभी तक भारत के G20 में शेरपा के पद पर कार्य कर रहे थे। अमिताभ कांत के नेतृत्व में ही G20 शिखर सम्मेलन का सफल आयोजन भारत में आयोजन किया गया था। तो अमिताभ कांत ने हाल ही में भारत के G20 शेरपा पद से इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है दक्षिण अफ्रीका ने। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका ने विश्व टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। ऑस्ट्रेलिया को इसने 5 विकेट से हराया और यह इसका जो फाइनल मैच यह हुआ था यह इंग्लैंड के लॉर्ड्स में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान ने पुणे स्थित राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान परिषद में अपनी पहली हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सुविधा के नाम से लॉन्च की है और यह नाम दिया है नक्षत्र के नाम से। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए नक्षत्र। इसे प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और संरक्षण मिशन के तहत विकसित किया गया। यह एक आधुनिक कंप्यूटिंग क्लस्टर है जो डेटा संग्रहण क्षमता को बढ़ाता है और जीनोमिक शोध की प्रक्रिया को तेज करता है और उसे कुशल बनाता है। धन्यवाद।